हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, आपने देख ही लिया होगा कि हम कैसे फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं। प्रैक्टिकल जो हमारा एग्जाम होता है, केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए है ये। तो उसके लिए कुछ चीजें तो आप देखिए हर प्रैक्टिकल एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं। और बाकी जो मैंने केमिस्ट्री बोला है ये इसलिए है क्योंकि जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है और ये जो सॉल्ट एनालिसिस है, इसकी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया है, कैलकुलेशंस वगैरह सब चीज है उस वीडियो के अंदर। तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। उसके अंदर आपकी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी टाइट्रेशन वाली जो भी वीडियोस हैं वो दोनों मैंने बनाई है, तो आप उन वीडियोस को कंप्लीट देख सकते हो। उसी वीडियोस के अंदर वाइवा वाले जो क्वेश्चंस भी होते हैं वो भी मैंने एक ही साथ में बता दिए हैं, ठीक है ना। तो टाइट्रेशन के साथ साथ ही मैंने वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड की हैं कि जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार वो पूरी वीडियो आप देख लोगे तो और कुछ आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वो वीडियो पूरा पैकेज है। और ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए था। सॉल्ट एनालिसिस के लिए भी आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो, उनका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और इसके अलावा मैंने इसमें जो आपकी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, जो आपकी टाइट्रेशन की होती है, इसमें मैंने जो है वाइवा क्वेश्चंस के ऊपर अलग से भी वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो भी आप जरूर से देखिएगा। उसके अंदर आपको पूरा सेंटेंस वाइज जो है आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और आप अगर मेरी टाइट्रेशन की वीडियो एक बार देख लेते हो तो वहां से आपको पूरा एक्सपेरिमेंट एक बार में पता लग जाएगा। अगर किसी ने नहीं भी किया होगा या फिर सिर्फ एक दो बार का आइडिया होगा तो वहां से आपको क्या है, पूरा एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप उन वीडियोस को एक बार देख लेते हो तो, ठीक है। एग्जैक्टली सेम ही प्रोसीजर है जो आपको एग्जाम डे पर फॉलो करना है, तो कोई भी आपको उसमें मुश्किल नहीं होगी। चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। आपका देखिए क्या होता है, इवेल्युएशन स्कीम मतलब मार्किंग जो है आपकी किस किस तरीके से होती है। टोटल आपको पता है, टोटल आपका 30 का है। तो इवेल्युएशन किस तरीके से होता है, आपका जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, कोई भी एक आपको टाइट्रेशन दे देंगे करने के लिए, ठीक है। एक टाइट्रेशन दे दी जाएगी, कोई सी भी हो सकती है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो 8 नंबर की होगी। अब यहाँ पे सॉल्ट एनालिसिस है, एक कटायन और एक अनायन आपको पता है मिलता है, ये आपका 8 नंबर का हो गया, ठीक है। दोनों बराबर है मार्किंग में। अब है कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 6 नंबर का, प्रोजेक्ट वर्क आप बनाते हो 4 नंबर का, क्लास रिकॉर्ड और वाइवा 4 नंबर का। यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट वर्क है ये आपने प्रिपेयर किया होगा, वो 4 नंबर उसके हो गए। और क्लास रिकॉर्ड और वाइवा ये आपका उसी सेम डे पे देखा जाएगा, तो ये आपका हो गया कितना, 4 नंबर का। अब एक चीज है, आप जिस दिन आपका एग्जाम है उससे पहले भी आपने कुछ ना कुछ जो है क्लास अटेंड की होंगी, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क बनाया होगा, फाइल का काम किया होगा। तो उससे पहले कि मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या आता है, प्रैक्टिकल फाइल आती है। तो प्रैक्टिकल फाइल किस तरीके से बनाई जाती है भाई, वो आपकी एकदम होनी चाहिए नीट एंड क्लीन। प्रैक्टिकल फाइल आपकी एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अगर हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छी भी नहीं है तो भी वो एकदम फाइल बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल फाइल सबसे पहले तो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उसके अंदर सारे एक्सपेरिमेंट जितने भी हुए हैं वो सारे उसके अंदर अप टू डेट होने चाहिए, चेक्ड भी आपकी फाइल होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपने प्रोजेक्ट फाइल प्रिपेयर की है, जो प्रोजेक्ट वर्क किया है ना आपने, कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो जो भी आपको टॉपिक पसंद आया होगा, अगर किसी ने बना ली है इस टाइम तक, ठीक है, तो उनका बन गया होगा। तो प्रोजेक्ट फाइल जो आपने प्रिपेयर की है, एक तो आपको वो भी पढ़नी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक टॉपिक निकाला, उसके ऊपर लिख लिया और उसको जाके जो है सबमिट कराया, बस ऐसा नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट फाइल है ये भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी प्रैक्टिकल फाइल है। तो इसमें से भी आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे जो फाइल के अंदर लिखा है वो तो सारे एक्सपेरिमेंट आपने किए हैं, वो तो आपको पता ही होने चाहिए। अब जो प्रोजेक्ट फाइल है उसके अंदर आपने जो टॉपिक लिया है वो क्यों लिया है, क्या है उस टॉपिक के अंदर, उसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। मतलब ये एक ओवरव्यू तो आपको पता ही होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा बेसिक चीज है कि प्रोजेक्ट फाइल का आपको पूरा टॉपिक पता होना चाहिए, आपने क्या लिखा है, ठीक है, सब चीजें पता होनी चाहिए। तो जो भी टॉपिक है सबका अलग अलग ही होगा ये चीज, तो इसमें तो कोई चीज कॉमन होगी नहीं किसी की। तो जो भी जिसने भी टॉपिक लिया है वो अपना ये प्रोजेक्ट फाइल को जो है अच्छे से बनाना होता है। ये भी एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कुछ अच्छी चीजें इसके अंदर ऐसे इंक्लूड करो कि टीचर जो थोड़ा इम्प्रेस हो उससे। तो प्रोजेक्ट फाइल जो है ये भी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए और इसको भी पढ़कर जाना होता है। और नेक्स्ट जो है ये आपका होता है बिहेवियर और रेगुलरिटी। अब ये चीज तो आप लास्ट टाइम पर नहीं बता सकते किसी को कि मेरा कैसा बिहेवियर है या फिर कैसा है। ये चीज आपकी देखी जाती है स्टार्टिंग से,
ठीक है। तो स्टार्टिंग से जो है आपके टीचर होते हैं वो आपका बिहेवियर देखते हैं और बच्चा कितना रेगुलर है ये भी चीज देखी जाती है। तो बिहेवियर कैसा है आपका, बिहेवियर सिर्फ आपका लैब के अंदर नहीं, क्लास में आपका कैसा बिहेवियर है, टीचर जो है, क्लास टीचर जो है उनके साथ में आपका कैसा बिहेवियर है। अगर आपका उनसे अच्छा नहीं है तो आप कोशिश करो कि अब थोड़ा आप उनसे बेटर जो है बना पाओ। तो बिहेवियर अपना थोड़ा अच्छा रखो, ठीक है। आप एक रेगुलरिटी दिखाओ, यानी कि आप इंटरेस्टेड हो सीखने में। आप जो लैब के अंदर जा रहे हो, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, तो अगर आप रेगुलर नहीं हो उसका मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको उस चीज के अंदर। तो रेगुलरिटी दिखानी होती है आपको, रेगुलर जो है क्लासेस अटेंड करनी होती हैं लैब्स की, ठीक है। और बिहेवियर अपना अच्छा रखना होता है लैब के अंदर। ये नहीं सिर्फ आप मस्ती मारने में लगे हुए हो, आपके जो प्रैक्टिकल कराया जा रहा है उसको आप ध्यान से सुन रहे हो, क्या चीजें यूज में आ रही हैं उन्हें देख रहे हो, कैसे कैसे कराया जा रहा है, क्या टीचर जो आपको समझा रहा है, और पूरा एक्सपेरिमेंट जो है ना आपका उसी के ऊपर फोकस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो आपका बिहेवियर है इस चीज को देखा जाता है और रेगुलरिटी भी आपकी देखी जाती है। अगर अभी तक भी आपका इतना ज्यादा नहीं है इस चीज में तो इस चीज को आप जरूर से ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि इसी से जो है आपका डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर आगे मिलेंगे, ठीक है। भले ही आपका वाइवा जो है थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो है कोशिश तभी की जाती है जब आपको दिख रहा होता है कि भाई बच्चे का बिहेवियर अच्छा है, ये रेगुलर है, ये अच्छा है पढ़ाई में, तो उसको इस चीज के बेस पे भी नंबर बढ़ जाते हैं, तो मिल जाते हैं नंबर इस चीज में। बाकी ऐसा नहीं है कि आपका वाइवा अगर खराब जाएगा तो टीचर ऐसा चाहेगा कि नंबर ना मिले। टीचर चाहता है, जो एक्सटर्नल भी आएगा वो भी चाहेगा कि नंबर दे दूं मैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि इससे मैं ऐसा क्वेश्चन पूछोगे इसको कुछ ना आए, ऐसा बहुत मिनिमम केसेस में होता है। तो वैसे ऐसा नहीं होता। जो आपके टीचर होते हैं, अब जो एक्सटर्नल है वो तो आपको एक बार में आके देखो देख ले रहा है ना, उसने तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, वो उसी बेस पर जज कर लेते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं आप उनका जवाब दे पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो, कुछ बच्चे पैनिक कर जाते हैं तो उस चीज में भी नहीं दे पाते हैं, ठीक है। आता हुआ क्वेश्चन भी याद नहीं आता है, ऐसा भी हो जाता है। तो उस चीज के लिए आपका जो टीचर है ना वो ही थोड़ा गाइड कर देता है कि भाई ये बच्चा अच्छा है, इसको थोड़े अच्छे नंबर दो, या फिर इस तरीके से है। बाकी खराब किसी भी बच्चे को नहीं देते हैं कि ये बच्चा खराब है इसके नंबर काट लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। टीचर जो है नंबर देते ही देते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपना पूरा 100% दो इस चीज में, ठीक है। तो अगर फाइल अच्छी बनी है, प्रोजेक्ट वर्क अच्छा बना है, आपने अच्छे से प्रैक्टिकल जो है परफॉर्म वगैरह सब चीज की है, और वाइवा में भी अपना जितना आता था आप करके आ रहे हो, तो आपके नंबर अच्छे खासे मिल जाते हैं। ये मैंने आपको चीज बताई है कि ये चीज आपको ऐसे करनी होती है जब आपका प्रैक्टिकल अभी तक नहीं हुआ है। अब बात करते हैं जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का दिन है, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम है, तो उस दिन क्या चीजें होती हैं। उस दिन आपके पास में दो चीजें होती हैं। अब आप इनमें से ये दो चीजें तो लेकर जाओगे, एक तो आपकी फाइल होनी चाहिए, एक आपके पास में प्रोजेक्ट फाइल होनी चाहिए। प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट फाइल दोनों होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों चीजें आपके पास में होंगी। अब वो सबमिट कराते हैं, या जो भी चीज है वो डिपेंड करता है ना स्कूल टू स्कूल, क्या उनसे बोला जा रहा है, तो वो तो आपका टीचर आपको बता देते हैं। और उसके अलावा आपको जो चीज फॉलो करने के लिए बोली जाती है, जैसे कि अगर लैब कोट है, लैब कोट तो मस्ट है, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो तो लैब कोट वगैरह सब चीजें आपके पास में होनी चाहिए। और जो भी आपको प्रिकॉशंस के लिए चीजें बोली जाती हैं वो भी इसी के अंदर आ जाती हैं। ये सारी चीजें हैं जो ऑन द प्रैक्टिकल डे आपको याद रखनी है। तो लैब कोट हो गया एक। तो अब जब आपका एक्सपेरिमेंट मिलेगा आपको, अब आपको एक्सपेरिमेंट मिलेगा ना, और एक वाइवा होगा, तो ये दो चीजें मेन इंपॉर्टेंट रह जाती हैं। एक्सपेरिमेंट करोगे, इसी के बाद में आप क्या करोगे, उसको नोट डाउन करोगे, जो भी एक्सपेरिमेंट मिल रहा है उसी को, और एक वाइवा होता है। तो बात कर लेते हैं पहले एक्सपेरिमेंट की। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि भाई मेरे को जो एक्सपेरिमेंट मिला है अब उसका एम क्या है, मेरे को उसमें करना क्या है, क्या अपैरेटस इसके अंदर रिक्वायर्ड है, क्या इसकी थ्योरी है, वो एक बार फिर से आपके दिमाग में जो है ना पूरा उसका रिकैप चल जाना चाहिए कि ये कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट है, इसमें मुझे क्या क्या चीजें करनी है। मेन चीज ये है आपको दूसरों से मतलब नहीं होना चाहिए उस टाइम पर। आपको सिर्फ देखना है कि आपको क्या एक्सपेरिमेंट मिला है और आपको इसको कैसे कैसे परफॉर्म करना है। जैसे ही आप मेरी वीडियोस को देखोगे ना, जो मैंने ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ये सब बताया है, तो वो वीडियोस का पूरा आपको ना याद आने लग जाएगा कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किए थे और कैसे कैसे मैंने करके बताया था। सेम ही चीज आपको फॉलो करनी है। तो जैसे आपको एक्सपेरिमेंट मिलेगा आप जो है नोट डाउन करो कि इसका एम वगैरह ये सब चीजें हैं। और इसके बाद में आपके पास में एक मेन इसके अंदर चीज आती है कि जिस टाइम पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो सब चीज आप जो अपैरेटस वगैरह होते हैं ना उनको आप एकदम कन्फाइन करके रखो, मतलब एक जगह पर जो भी चीजें आप यूज वगैरह कर रहे हो
क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि वो इधर उधर सब चीजें हो जाती हैं और आप ठीक से एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। अब वो किसी और की वजह से भी हो सकता है, आपकी खुद की लापरवाही की वजह से भी हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंट करते हुए ये चीजें हो गई। अब मैं बाद में ना आपको कुछ अलग से टिप्स दे देती हूँ उस चीज पे, ठीक है। पहले ये वाली बात कर लेते हैं, वाइवा वगैरह की जो बात है, ठीक है। तो वाइवा देते हुए देखो क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वाइवा देते हुए आपकी ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो अगर आप देने जा रहे हो तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपने एक्सपेरिमेंट कौन सा परफॉर्म किया है। पहले तो आपको यही चीज पूछी जाएगी कि भाई तुम कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कौन सा एक्सपेरिमेंट आप करके आ रहे हो, उसका एम क्या है, क्या उसके अंदर अपैरेटस रिक्वायर्ड थे, क्या चीज आपने क्यों डाली है, क्या हो रहा है उसके अंदर, कौन सी रिएक्शन हो रही है, किस टाइप की है, उस एक्सपेरिमेंट से ही रिलेटेड। इसलिए मैंने कहा कि वो पूरा आपको रिकैप चल जाना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, थ्योरी भी, रिएक्शंस भी, सब चीजें उसके अंदर। तो सबसे पहले चीज तो आपको उसी से आ जाती है कि आपसे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसी का पूछेंगे वो। अगर वो भी नहीं पूछते हैं तो उसके बाद में आप जो प्रोजेक्ट फाइल देते हो उनको, उसके अंदर जो भी आपका टॉपिक है वो उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि आपने प्रोजेक्ट फाइल के अंदर आपकी इस तरीके से है टॉपिक वगैरह, तो इसके अंदर कुछ भी बन सकता है। अब डिपेंड करता है ना आपका क्या टॉपिक है। तो प्रोजेक्ट फाइल के लिए इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर चीज आती है तो वो तीसरी चीज जो पूछ सकते हैं, एक तो आपका हो गया क्या, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फर्स्ट चीज। तो ये चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, उसका मतलब ये पढ़नी है आपको, ठीक है। एक तो एक्सपेरिमेंट जो मिलेगा उसको आपको रिकैप कर लेना है क्या क्या चीजें इसके अंदर, और सेकंड चीज आपके प्रोजेक्ट फाइल का जो आपका टॉपिक है वो। तीसरा जो आपका आता है, अगर आपको और कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर से हो रहा है तो टीचर पूछ लेते हैं कि भाई आपको कोई चैप्टर आता है अच्छे से वो बता दो, हम उसमें से पूछ लेंगे कोई भी एक चैप्टर आपके पूरे सिलेबस के अंदर से। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उस एक चैप्टर को नाम बता सकते हो जो आपको बहुत अच्छे से आता है। अब मान लो कि किसी ने सोल्यूशंस बोला या केमिकल काइनेटिक्स बोला, इस तरीके से बोला, तो आप बता सकते हो कि मैंने ये वाला जो है टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर किया है, टॉपिक नहीं चैप्टर, चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर किया है। तो वो टीचर उसी चैप्टर के अंदर से आपसे 2-4 क्वेश्चंस पूछ लेंगे और आप उनका जवाब दे दोगे तो आपके हो गए अच्छे नंबर। तो आपको इस तरीके से करना होता है कि अगर चैप्टर मेरे से पूछा जाए तो कोई एक चैप्टर मेरे को अच्छे से आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप ठीक से प्रिपेयर कर लो उसको। और पूछेंगे भी क्या, न्यूमेरिकल तो पूछेंगे नहीं वो कि इसको सॉल्व करके दिखाओ, न्यूमेरिकल वगैरह नहीं पूछेंगे आपसे। फॉर्मूला पूछ सकते हैं जस्ट, ठीक है, फॉर्मूला पूछ सकते हैं आपसे, इक्वेशंस पूछ सकते हैं आपसे, और थ्योरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जैसे चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स है, आपने बोला मेरे को केमिकल काइनेटिक्स आता है, अच्छा ठीक है, वो कहेंगे आप रेट ऑफ रिएक्शन बताओ क्या होता है, तो आप उसकी डेफिनेशन बता दो, हाफ लाइफ क्या होता है, ऑर्डर मोलिकुलरिटी, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये सब चीजें पूछ सकते हैं। आप बोलोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी वो आपसे अलग अलग चीजें पूछ सकते हैं। मान लो वो कह देंगे आपसे मोलर कंडक्टिविटी बताओ, यूनिट्स बताओ, इसका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा इसके ऊपर, ये चीज बताओ, ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो ये सब चीजें आ जाती हैं जब आप वाइवा दे रहे होते हो। तो एक तो आपका हो गया एक्सपेरिमेंट, एक आपका इसके अंदर आ गया प्रोजेक्ट वाला। तीसरी चीज वो पूछ सकते हैं आपसे चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी आपको चैप्टर आता है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना होता है, अगर सब चीज आ रही है तो ठीक है, जवाब दे रहे हो तो, और देना भी तभी होता है आपको जब आपको उसका आइडिया हो, या तो पता हो या तो सही बोल रहे हो तभी। अगर आप उसको नहीं पता है या गलत आता है आपको तो फिर मत बोलो उस चीज को, ठीक है। तो इसमें आप टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है इसके अंदर बिल्कुल भी। तो अगर आपको चीज नहीं आती है तो आप चुपचाप बैठने की बजाय, टाइम वेस्ट करने की बजाय आप उसको बता दो, मतलब जो भी आपके टीचर आए होंगे उनको आप बता दो कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये मेरे को नहीं आता है। तो आप उनको सिंपली बोल दो कि मेरे को इसका आंसर नहीं पता है, तो वो आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वरना उसमें उनका ठीक रहेगा। अगर आप उनमें टाइम वेस्ट करते रहोगे या फिर गलत जवाब दोगे तो उससे बेहतर है कि आप बता दो कि आपको ये चीज नहीं आती है। तो ये 3 चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। बाकी अगर हो सकता है कोई ऐसी कुछ भी उठा के कहीं से पूछ ले तो उस चीज में तो कुछ नहीं किया जा सकता। बस मेन चीज है कि ये चीज आप पढ़ो, ठीक है। अगर इतना भी छोड़ के चले जाओगे तो फिर कुछ नहीं कह सकते कि आप कितना उसमें जवाब दे पाओगे। लेकिन जो चीज आपको पता है कि ये चीजें पूछी जाती हैं, ये तो बेसिक है। अब इनके अलावा आपसे क्या पूछेंगे, जो मेन चीज है यही है ना, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, प्रोजेक्ट फाइल दे रहे हो उनको सामने, जो चीज आप प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, लेके जा रहे हो उनके सामने, उसमें से तो पूछेंगे भाई वो। और एक कोई चैप्टर आपका थ्योरी में से कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा होगा पूरे साल में, तो उसमें से आपको कोई एक चैप्टर तो होगा जो पक्का होगा अब तक, तो इसीलिए वो चैप्टर में से पूछ लेते हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पूरा पक्का हो जाएगा आपका। मेरी वीडियोस से आप देख सकते हो जाकर, मैंने अपलोड की हुई है,
ठीक है। बाकी एक्सपेरिमेंट से जब भी वो पूछेंगे कुछ भी पूछ सकते हैं। अब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए वीडियोस हो गई, सॉल्ट एनालिसिस के लिए भी आप वीडियोस देख सकते हो। और जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है ना सॉल्ट एनालिसिस में, जैसे कि आपका ग्रुप रिएजेंट कौन सा डल रहा है, ये वाला जो आयन है कौन से ग्रुप में आता है, ये वाला कौन से ग्रुप में आता है, और किस तरीके से आप जो है इसके लिए टेस्ट करोगे, ये चीज भी पूछी जा सकती है। कार्बोनेट के लिए कौन सा टेस्ट है, और क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और एक जैसे नाइट्रेट के लिए, मैंने नाइट्राइट के लिए बताया था ब्राउन रिंग टेस्ट है, वो क्या है। तो इन चीजों में जस्ट आप एक रिएक्शन भी पूरा बता दोगे कि ये होता है, वो काफी है इतना बताना भी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी टाइट्रेशन है, इक्वेशंस ये सारी पता होनी चाहिए। सॉल्ट एनालिसिस के अंदर इक्वेशंस आती हैं, ये पता होनी चाहिए। अगर आपका कोई भी दो कंपाउंड वो पूछ लेते हैं, मान लो एक फिनॉल है एक एनिलीन है, ठीक है, तो ये दो कंपाउंड अगर इस तरीके से हैं तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, तो उनके लिए भी आपसे टेस्ट पूछे जा सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ टिप्स यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। पहली चीज तो है बी कॉन्फिडेंट, मतलब जितना भी आपको आता है, जितना भी आपने प्रिपेयर किया है इस टाइम तक, उसमें आप कॉन्फिडेंट रहो अपने ऊपर, ठीक है। अगर आप पैनिक करोगे, अगर आप ज्यादा टेंशन में रहोगे, तो फिर जितना भी आप करोगे वो सारा आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा स्लो भी हैं, लेकिन फोकस आपको अपने आप पर ही रखना है, ठीक है ना। तो अपने आप पर आपको ध्यान रखना है बस, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में जितना आपको आता है उतने ही में ही आपको कर देना है बस। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं शो करना है, ठीक है, वायु वगैरह देते हुए। नेक्स्ट चीज जो है यूटिलाइज योर टाइम। अब जैसे कि आप मान लो वे नहीं कर पा रहे हो, तो आप इतने टाइम में सेटअप कर लो, या फिर कोई और चीज कर लो, या फिर अपैरेटस है उन्हीं को वॉश कर लो। तो इस तरीके से आप बस खड़े मत रहो, अपना टाइम को यूटिलाइज करो। अगर वो चीज नहीं कर सकते हो तो कुछ और कर लो इतनी देर में, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना टाइम भी बचा सकते हो पूरा, और यहाँ पर आपका जो है कुछ जाएगा भी नहीं। तीसरी चीज आपका प्रैक्टिस है। मेरी वीडियोस देखते रहो, प्रैक्टिस होती रहेगी उसी से ही। सेम ही चीज आप बार बार रिपीट पर देख सकते हो, एक ही चीज को बार बार सुनोगे, बैठ जाएगा आपके दिमाग के अंदर। तो मेरी वीडियोस काफी हेल्पफुल है, सिर्फ वही देखना है और उसी से आपको जो है पूरा याद हो जाएगा। कुछ चीजें जो है वो मैंने उसी के अंदर बताई हैं, उनको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। वो चीजें काफी इंपॉर्टेंट भी होती हैं, कई बार पूछ ली जाती हैं। चौथा है आप रीडिंग्स को क्रैम मत करो, मतलब कि अपनी रीडिंग्स को किसी से तो कंपेयर ही मत करो पहली बात तो, ठीक है, कि इसकी इतनी आ रही है तो मेरी इतनी आ रही है तो मैं अपनी इससे चेंज कर लूं, ऐसे मत करो, ठीक है। रीडिंग्स को कभी भी आप रट्टा मत लगाओ। अगर मैंने अपनी वीडियोस में बताया कि 10.1 आ रही थी रीडिंग, या 10.5 आ रही थी, 11.0 आ रही थी, तो ये नहीं है कि आप वहां जाके 11.0 लिख दोगे रीडिंग, नहीं। आप उस वक्त जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहां पर आपका कितना सोल्यूशन बना है मेरे को क्या पता, ठीक है, आपको भी नहीं पता वो चीज। तो आपकी जितनी रीडिंग आ रही है देखो, उस वक्त ऑब्जर्व करो, उसी चीज को आप लिखो कि मेरा इतना मैंने ऑब्जर्व किया है। अब आप ठीक से प्रैक्टिकल करोगे तो आपका एकदम ठीक आ रहा होगा। अब उसी चीज को आप लिखो, जो भी आ रहा है, लेकिन लिखो आप वही जो आपने ऑब्जर्व किया है, और उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल के दो, ठीक है। इधर उधर से मत देखो बिल्कुल भी, ना कंपैरिजन करो उस चीज का। तो उस चीज का रट्टा लगा के नहीं जाना होता कि इसकी रीडिंग इतनी आएगी। आपको सिर्फ फॉर्मूले वगैरह ये सारी चीजें जो थ्योरी है, प्रोसीजर है, सिर्फ इनको पढ़ के जाना होता है कि मुझे करना क्या है। वहां पर जो वैल्यूज लिखी जाएंगी वो होंगी उस वक्त के अकॉर्डिंग, जब आपका प्रैक्टिकल जो है आपसे करवाया जा रहा होगा, ठीक है ना। तो वो उस वक्त के अकॉर्डिंग होंगी सारी रीडिंग्स। तो ये चीज आपको रट कर नहीं जानी होती। पांचवी चीज, आप प्रोसीजर को बार बार आउटलाइन करते रहो। आउटलाइन करने का मतलब क्या है कि पूरा प्रोसीजर जो है ना वो रिपीट में चलाते रहो अपने दिमाग के अंदर, कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस चीज को आपने किस लिए डाला है। ये सारी चीज आपका प्रोसीजर आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। बाकी जो थ्योरी है वो तो आप पहले ही पढ़ चुके होगे, थ्योरी तो आप एग्जाम से पहले पढ़ के आ रहे होगे ना, उस दिन थोड़ी ना पढ़ोगे आप थ्योरी, थ्योरी तो आपने पहले पढ़ ली होगी। बस जो प्रोसीजर उस वक्त कर रहे हो उसको बिठा लो एकदम दिमाग के अंदर। नेक्स्ट जो है, बाकी सारा मेरी वीडियोस में है, तो वही वीडियोस आप देख सकते हो, उसी के अंदर है, मैंने बता दिया है आपको। और कुछ जो चीजें थी वो मैंने यहाँ पर कोशिश की है बताने की। मुझे उम्मीद है काफी हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और अच्छी वीडियोस आप देखने को मिलती रहे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, तभी आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा मेरी वीडियोस का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।